इंडियन कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हमने संस्कृत लिटरेचर के बारे में समझा। उसके तहत आने वाले इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि वेद, जैसे कि एपिक्स यानी कि महाभारत और रामायण, और पुराणाज यानी कि पुराण, ये हमने स्टडी कर लिए। अब हम संस्कृत लिटरेचर से और इसके तहत पढ़ा हुआ जो टेक्स्ट है, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, और आगे जाके इसी को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को हिंदू टेक्स्ट कहा जाने लगा। ठीक है, तो हमने ये संस्कृत लिटरेचर के अंदर इस टेक्स्ट को कवर कर लिया। अब हम बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृत से अब लैंग्वेजेस भी बदल जाएंगी। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, चैप्टर वाइज ये चैप्टर 1 है, इसका चैप्टर 2 भी आएगा। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। तो बुद्ध और जैन लिटरेचर की बात होगी पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में। शुरुआत करते हैं। देखिए, जो जैन एंड बुद्धिस्ट बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स ही हैं ये, इनका ज़्यादा महत्व इस बात में है कि जहाँ दूसरी तरफ वेद, पुराण, महाभारत और रामायण यानी कि ये सभी के सभी संस्कृत टेक्स्ट या ब्राह्मणिकल या हिंदू टेक्स्ट, ये जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ये आपको उस समय के समाज के बारे में, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर के बारे में, किंग्स और उनसे जुड़े इवेंट्स के बारे में ये काफ़ी मेटाफोरिकली समझाते हैं। मेटाफोरिकली मतलब कि ये सीधे सीधे इवेंट्स और डेट्स मेंशन नहीं करेंगे। जो भी चीज़ है वो बहुत ही इंटरप्रेटिव मैनर में समझाने के प्रयास किए जाएंगे। यानी कि आपको कई सारी चीज़ों के उदाहरण या इशारे दे करके असल बात समझाने का प्रयास होता है। जैसे नदियों से जोड़ के आपको सिखाया जाएगा कि ह्यूमन में कैसे गुण होने चाहिए। एक रिवर से आपको कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे आप में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, या हो सकता है एक धनुष से आपको कंपेयर करें और आपको बताएं कि आपका चरित्र धनुष जैसा होना चाहिए। समझ में आई? तो ये चीज़ों को बहुत ही मेटाफरिकली लेके चलते हैं। रूपक उदाहरणों के साथ बात आती है, आपको बहुत सारे फीचर्स और एलिमेंट्स के साथ जोड़ के समझाया जाता है। तो इससे हमें क्लियर कट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़, हिस्टोरिकल इवेंट्स आइडेंटिफाई नहीं होते। लेकिन यही मामले में जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट थोड़े अलग हो जाते हैं। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खासियत ये है कि ये आपको पर्सन्स और इवेंट्स कंफर्टेबली आइडेंटिफाई करके देते हैं। क्लियर कट डेट्स। सीधी बात यह है कि हो सकता है पुराणों में किसी भी किंग की जो टोटल टाइम बताया गया हो या जो उसका रूल करने का टाइम का ओरिजिन और उसके एंड होने का टाइम बताया गया हो, वो उतना करेक्ट ना बैठे। लेकिन वहीं बुद्ध और जैन टेक्स्टों में जो टाइम दिया जाएगा वो हिस्टोरिकली काफ़ी करेक्ट बैठेगा। आई बात समझ में? अगर बुद्धिस्ट टेक्स्टों में मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक मौर्य का जिक्र आता है, अशोक द ग्रेट का, तो वो जो डिस्क्रिप्शन या वो जो डेट या वो जो टाइम जितने समय तक उसने रूल किया है, ये काफ़ी हद तक हिस्ट्री के पैरामीटर्स को दर्शाएगा। आई बात समझ में? इसलिए बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा समझने के लिए कि कब ये हुआ और पहले कौन था और बाद में कौन आया। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैन्स एंड द बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन्स और इंसिडेंट्स। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पर्सन्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज है। जैसे ध्यान से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हिस्टोरिकल पर्सन है, अशोक द ग्रेट वो हिस्टोरिकल पर्सन है। इसी तरह से हम गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, वो भी हिस्टोरिकल पर्सन है। कुषाण रूलर कनिष्क वो भी हिस्टोरिकल पर्सन है। तो ये ऑल द रूलर्स दे आर हिस्टोरिकल पर्सन्स। इस तरह से हिस्टोरिकल पर्सन्स, उनसे जुड़े हुए इवेंट्स की ज़्यादा बात करते हैं बुद्ध और जैन टेक्स्ट। तो हमें सीधे सीधी बात को समझना है
एक तरफ ब्राह्मणिकल या हिंदू टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए, दूसरी तरफ बुद्ध और जैन टेक्स्ट अधिकतर पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के लिए इनको ज़्यादा सटीक माना जाता है, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। इतनी बात सेटल हुई दिमाग में? हाँ जी। और कुछ इसके अलावा? ठीक है, देखिए जैनिज़्म में तीर्थंकारा सिस्टम होता है। बच्चे का सवाल ये था कि जैनिज़्म में गॉड किसको माना जाता है। ध्यान से समझिए, जैनिज़्म में तीर्थंकार सिस्टम को माना जाता है। उसमें तीर्थंकाराज आते हैं अलग अलग, जैसे 24th तीर्थंकार जो थे वो महावीर जैन थे, और वो आपको इस बात की तरफ एम्फेसाइज़ कराते हैं कि आपने इन वर्ल्डली अफेयर्स के तहत जो जो भी डिज़ायर्स अपने अंदर डेवलप की हैं उनसे फ्री होके, उनसे फ्री करके आप अपनी सोल को कैसे लिबरेट कर सकते हैं। और वो साइंटिफिकली अप्रोच करते हैं इस चीज़ को कि ये जो चक्र है लाइफ एंड डेथ का, आप इस चक्र के बाहर हो सकते हैं। आप इस चक्र के बाहर हो जाएंगे, आत्मा इससे मुक्त हो जाएगी, एंड वो जरा मरण के चक्र से मुक्त होकर के दोबारा बर्थ नहीं लेगी। इसमें पर्टिकुलर कोई एक गॉड का जिक्र नहीं आता, किसी एक भगवान को मानने की बात नहीं आती। ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ फिलॉसफी बेस्ड चीज़ें हैं। समय गुजरने के साथ साथ लोग जो फॉलोअर हैं वो इन तीर्थंकारों को भगवान जरूर मान सकते हैं। तो जो जैनी हो सकता है कोई आज की डेट में हो सकता है वो महावीर जैन को भगवान मान ले, पर टेक्निकल सेंस में महावीर जैन जो हैं वो एक तीर्थंकार थे। ठीक है, तो उनके तहत जो एम्फेसाइज़ किया गया है वो बहुत ही साइंटिफिक एम्फेसाइज़ है, और वो ये है कि आप अपनी सोल को लिबरेट करें इन डिज़ायर्स से। ठीक है, ऐसा ही फोकस बुद्धिज़्म ने भी किया है। मतलब वो मास्टरी में बिलीव करते हैं कि आप सेल्फ के खुद के मास्टर बने। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कि आप खुद के मास्टर बने, कोई और चीज़ आपकी मास्टर नहीं हो सकती। और आप खुद के मास्टर तभी होंगे जब आपका शरीर और उससे जुड़ी ज़रूरतों पे आप जीत प्राप्त कर लें अपनी डिज़ायर्स पे। तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये क्लियर इस्टेब्लिश हुआ कि ऐतिहासिक रूप में अधिक सटीक माना गया है इनका विवरण, इनके दिए हुए डिस्क्रिप्शन जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्टों के। ओके, तो रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैन एंड द बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन्स और इंसिडेंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगली। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट वर्क्स वर रिटन इन पाली। जो शुरुआती रूप तौर के बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बस आप सीधे सीधे हमेशा लाइफ में इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली भाषा से एसोसिएटेड है और जैन टेक्स्ट प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है द प्रकृति, द नेचुरल अर्थात जो जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं, प्राकृत भाषाएं। ओके, तो प्राकृत भाषा दैट इज़ विद द जैनिज़्म, पाली भाषा इट इज़ विद द बुद्धिज़्म। वही चीज़ उसमें समझाई गई है। यही क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, क्यों बोली जाती थी, बुद्धिज़्म ने पाली क्यों अपनाया? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिज़्म का एरिया ऑफ वर्क कौन सा था। जब आप इंडिया के मैप को देखते हो तो उसके ईस्टर्न एरिया में देयर इज़ अ रीजन दैट इज़ बिहार। एक स्टेट है बिहार, और बिहार की कैपिटल है पटना। वो बिहार का जो एरिया है उसमें भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट बिहार होगा ना, तो साउथ बिहार का इलाका, ये क्षेत्र हुआ करता था कभी जहाँ पर एक बहुत ही बड़े किंगडम का जन्म हुआ, दैट इज़ द मगध किंगडम। तो मगध एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था भारत का, जहाँ से देश के बड़े बड़े राजघरानाओं ने भारत पे शासन किया, रूल किया है। ओके,
और इसी मगध में बैठ करके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भी शासन किया है। तो ये मगध आप बिहार से ही जान लीजिए। तो यही वो रीजन था जिस रीजन में एक्चुअली में बुद्धिज़्म फ्लरिश हुआ, इस रीजन में। तो ऐसे में इस क्षेत्र के लोग अधिकतर जिस भाषा के साथ कंफर्टेबल थे उसी भाषा को बुद्धिज़्म ने अपनाया। बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का मानना ये था कि हमारा कनेक्ट आम लोगों से होना ज़रूरी है, जो कि हिंदुइज़्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्लासिकल संस्कृत का उपयोग करता है और क्लासिकल संस्कृत आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। आम लोगों के लिए मतलब सीधे तौर पर कि जो शूद्र हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए तो वो रिस्ट्रिक्टेड ही थी, वैश्यों के लिए भी एक स्तर पर रिस्ट्रिक्टेड थी। तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है क्लासिकल संस्कृत, उस पर एक्सक्लूसिव मोनोपोली एक तरह की ब्राह्मणों की थी, इसलिए इन टेक्स्ट को हम ब्राह्मणिकल भी कह रहे हैं। तो इस वजह से होने ये लगा कि आम जनमानस शिक्षा से, ज्ञान से दूर होने लगा, उसको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। तो अपने उपदेश, अपने वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए उस भाषा का प्रयोग करना ज़रूरी था जो आम जनमानस की भाषा है, कॉमन मैन की लैंग्वेज। ठीक है, कई बार होता है ना दरबारी भाषा और आम जनमानस की भाषा। दरबार मने द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग, लेकिन आम जनमानस तो अपनी ही भाषा में बातें करते हैं, उतने डिकोरम में या उतनी कॉम्प्लेक्स, उतनी क्रिएटिव लैंग्वेज तो कभी वो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो उस समय में बिहार के क्षेत्रों में, ख़ासतौर साउथ बिहार में जिस लैंग्वेज का प्रयोग होता था वो पाली थी, और इसीलिए बुद्धिज़्म ने पाली भाषा को चुना। तो इसलिए पाली भाषा में ही उनके ग्रंथ लिखे गए ताकि उनका मास कनेक्ट हो सके। और यही कारण है कि बुद्धिज़्म ब्राह्मणिकल बुक्स और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उसने आम जनमानस के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को अपना लिया था। ओके, तो लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट वर्क्स वर रिटन इन पाली which was spoken in Magad and South Bihar. Okay, it is Magad and South Bihar. ठीक है जी, आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बिहार के क्षेत्र में बोले जाने वाली ये भाषा थी। Buddhist works can be divided into the canonical and the non-canonical. Canonicals देखिए the canons. Canonical मने the कैनन्स। कैनन्स का मतलब आप बिल्कुल इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी सिस्टम ऑफ लर्निंग के द्वारा, कोई स्कूल ऑफ लर्निंग के द्वारा कोई बुक्स पब्लिश करना या लिखना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये काम हो रहा है। ओके, तो संस्थागत तरीके से, संस्था के द्वारा दी गई। तो स्कूल ऑफ लर्निंग ने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन बुक्स को लिखा, तैयार किया, तो वो कैनन्स हो जाते हैं। और जो इसके अलावा आम जनमानस में प्रचलित है जो चीज़ें, मतलब कि कॉमन लोगों में जो ज़्यादा पॉपुलर हैं चीज़ें और कॉमन लोगों के द्वारा दी गई बातें, लोक कथाएँ, लोकगीत, द फोक स्टोरीज़, द फोक सॉन्ग्स, ये सारा ये नॉन कैनोनिकल हो जाता है। ओके, वो नॉन कैनन है। तो कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल, अब सीधा ऐसा रख लीजिए कि जो कैनोनिकल हैं वो बुद्ध एज ए रिलीजन, बुद्धिज़्म का जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है खुद का, चाहे उनके मॉन्क हैं, बुद्धिज़्म के अंदर जो उनके मॉन्क हैं, वो मॉन्क जहाँ पर रहते हैं दैट इज़ द विहारास। ओके, द विहारास, वो मॉन्क विहारास में रहते हैं, क्या प्रैक्टिसेस वहाँ फॉलो होती हैं, मॉन्क का जीवन कैसा होना चाहिए, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनको क्या रूल्स फॉलो करने अपनी डेली लाइफ में। तो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के डेली लाइफ रूल्स क्या रहेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क कैसे रूल फॉलो करेंगे, घर में जीवन जीना है तो कैसे जीना है, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में आना है, अगर विहारास में आके रहना है तो क्या ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा।
इस तरह से ये सब पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑथराइज्ड मैनर में अथॉरिटीज़ के अंदर क्रिएट किए गए टेक्स्ट, दे आर द कैनोनिकल टेक्स्ट। और इसके अंदर आती हैं द थ्री मेन। देखो पहले क्या होता बेटा कि जैसे ये मैंने हाथों से हैंडल से इसे उठा लिया ना ऐसे, तो पहले ऐसा भी होता होगा, आज भी आप देखते होंगे कि कोई योगी को देख लेना, किसी जोगी को देख लेना, कंधे पर वो एक पोटली टांग के घूमता होगा, गांठ बंधी होगी यहाँ पे ऐसे पोटली से पकड़ के। तो जैसे ऐसे मैं इसको ऐसे उठा लूँ, पोटली टाइप, ओके। तो इस तरह से द सिस्टम इज़ द बास्केट। तो 1 बास्केट, 2 बास्केट और 3rd बास्केट, बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3, पोटली 1, पोटली 2, पोटली 3। तो इसको उस समय बुद्धिज़्म की भाषा के तहत बोला गया है पिटक। बास्केट को मतलब पिटक। तो 3 पिटकास यानी कि 3 बास्केट्स यानी कि 3 बुक्स, ओके। तो कैनोनिकल टेक्स्ट, बुद्धिज़्म के कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर 3 बुक्स, द 3 पिटकास, द 3 बास्केट्स, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में ही सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक मॉन्क को रहना है, कैसे जैसे आपने बुद्धिज़्म अपनाया बट आप अपनी घर में रहते हो, आप शादी करते हो, सब कुछ आपको कैसे रहना है। मैं मॉन्क हो गया हूँ, शादी नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्या में चला गया, मैं विहाराज में जाके रहता हूँ, मोनेस्ट्रीज़ में, तो मुझे कैसे रहना है, रूल रेगुलेशंस क्या फॉलो होंगे। तो फिलोसफिकल डिस्कशंस, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस और उसका रीज़न क्या है, तो मेटाफिजिकल डिस्कशंस, मैनी टाइप ऑफ रूल्स, मैनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज और मैनी टाइप ऑफ सर्चेज ऑन द डिफरेंट फिनोमेनाज ऑफ लाइफ, ये सब इन डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स में डाल दिया। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3, या पिटक 1, पिटक 2, पिटक 3। तो ये होगी त्रिपिटका, 3 पिटक माने त्रिपिटक। क्या कहते हैं इसको हम, त्रिपिटक, ओके। तो जैसे त्रि से शब्द आता है ट्रिग्नोमेट्री, 3 वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे त्रिपिटका। तो त्रिपिटक जो है वो बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं। कौन से हैं वो नाम अभी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट वर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द कैनोनिकल एंड द नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल लिटरेचर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द 3 पिटकास, द 3 बास्केट्स। क्या है ये, पहली है द विनय पिटक। विनय हम जब बात करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट विनम्रता होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जिसमें आएंगी वो विनय पिटक है, जीवन की शैली, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक अर्थात सूत्र। सूत्र यानी कि अब उसमें बहुत सारे डिस्कोर्सेस हैं, डिस्कशंस, ओके, धर्म को लेके, हर चीज़ को लेकर के। और तीसरा है द अभिधम्म पिटक, उसमें बहुत सारे मेटाफिजिकल डिस्कशंस रहेंगे। सो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ओके। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटकों के बारे में पूछा जाता है और हर पिटक के अंदर क्या है बेसिकली ये भी पूछ लिया जाता है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी फेमस। तो त्रिपिटका बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई है। और अब देखिए, ध्यान से देखिए, विनय पिटक में क्या होगा, एकदम ध्यान से सोचिए, विनय की बात है तो क्या होगा उसमें, फिर वही होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ के रूल रेगुलेशंस, ओके, दैट्स इट। ये विनय पिटक में होगा। तो अक्सर बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में MCQ बनाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीनों पिटक दी जाएंगी और पूछा जाएगा किसी में क्या है, तो सीधा सीधा लिखा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लाइफ किस में है, तो विनय पिटक में, ओके, दैट इज़ इन द विनय पिटक। दूसरी सुत्त पिटक में क्या है, सूत्र। सूत्र तो वो क्या है, डायलॉग्स एंड डिस्कोर्सेज ऑन मोरालिटी। मोरालिटी पर डायलॉग्स हैं, जैसे मैं और आप नैतिकता पर जिक्र करें, जैसे आप हो और हम दोनों हैं और बड़ी मुश्किल से हमें पानी मिला है और सामने एक हमारे ओल्ड एज पर्सन खड़ा है जो तालाब तक जा नहीं सकता, लेकिन पानी की नीड उसे बहुत है, बट हमने खुद ने
बहुत हार्डवर्क से वो पानी लिया है। तो सवाल है हमारे दोनों की नैतिकता पर, मॉरलिटी पर, कि हम पानी पी जाएंगे या शेयर करेंगे, है ना। इसके बाद जो भी हम दोनों का फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, या तो हमने पानी पिया होगा या हमने उसको दिया होगा। इससे डिसाइड होगा कि हमारी मॉरलिटी का लेवल क्या था, नैतिकता का लेवल क्या था। बस वो एक सूत्र के रूप में आगे बांध डाल दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये मॉरलिटी पे बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि यार किसी कमज़ोर की मदद करना हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है, हमारा मॉरल बिहेवियर ये कहता है कि वो हमें करना है। नैतिक जीवन हमें हमेशा कहता है। नैतिकता का अर्थ क्या है, ध्यान से समझो। देखो, मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ रहती है, अंतरात्मा जो परमात्मा से जुड़ी है, और परमात्मा से जुड़ने की शैली या परमात्मा का व्यवहार अर्थात सनातन व्यवहार, एवरीथिंग विच इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ द सनातन। तो जब हम उससे ही कनेक्टेड हैं, अंदर खाते डीपली हमारी आत्मा उसी से कनेक्टेड है, तो एट द एंड जो बेंचमार्क बिहेवियर उन्होंने हमारे लिए सेटल किया होगा, वी हैव टू फॉलो दैट। तो वी हैव टू वर्क मॉरली, हमें वो करना है। लेकिन ये हमें जन्म से पता नहीं होता, यहाँ पर सोसाइटी की एंट्री होती है। तो सोसाइटी अलग अलग प्रैक्टिसेस के वाया हमें हमारे ही इन मॉरल ट्रेट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। तो गुरु का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, एजुकेशन का रोल है, हमारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स का रोल है कि वो हमारे अंदर जो एक इनबिल्ट मॉरलिटी है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा है और वो परमात्मा का रूप है, और परमात्मा का व्यवहार जो है, वो जो सनातन व्यवहार है परमात्मा का, वो जनहित है, पब्लिक इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में हमारे अंदर वो है, लेकिन उसे अनवेल करना पड़ता है, उसे रियलाइज़ करना पड़ता है। सो यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। ओके, यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। तो योर सेल्फ, यू कैन ओनली रियलाइज योर सेल्फ with the help of the guru, with the teaching, with the help of the family, or many groups are there. They will make many events or episodes of life, they will make you realize that you have that sense of morality. कई बारी वो morality हमारी दबा दी जाती है किन्हीं कारणों से, वापस से फिर हमें रीगेन करवाई जाती है। ये सब चीज़ों पर जिक्र है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, नैतिकता क्या है, इस पर जिक्र है, और ये सब सुत्त पिटक के अंदर है। तो लिखा हुआ है कि डायलॉग्स एंड डिस्कोर्सेज ऑन मोरालिटी एंड डील विद धर्म। ओके, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मेरे बच्चे पहली किताब विनय पिटक की होगी। ओके, आपका जब तक मैं आपका डेली लाइफ, आपका बिहेवियर सिस्टम, रूल एंड रेगुलेशन डेली लाइफ से जुड़े नहीं बताऊंगा, आपसे कोई टाइम टेबल नहीं मंगवाऊंगा कि आप पूरा दिन भर कर क्या रहे हो, तो इसका स्कोप आता ही नहीं है सुत्त पिटक का। आई नो दैट I have to teach you Sutta Pitak, but first of all, I know that I have to discuss with you the questions of morality, but first of all, I have to settle rules and regulations of daily life. मतलब I have to make you disciplined. At least मुझे आपको डिस्कशन ग्राउंड पे लाने के लिए उसके पहले लायक बनाना पड़ेगा। तो आपकी डेली लाइफ से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप इस तरह से मदिरा का पान ना करें, अल्कोहलिक ना हो जाएं, ताकि आप इन डिस्कशंस के लायक ही ना रह पाएँ। आप भोग विलासी ना हो जाएं, यानी कि आप इस तरह से शबाब में ना चले जाएं कि आप योग्य ही ना रहें इन डिस्कशंस के। आप लोभी ना हो जाएं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि पहले आई विल सेटल योर डेली लाइफ, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द डेली लाइफ, देन वी विल डिस्कस द डायलॉग्स एंड वी विल डू डिस्कोर्सेज ऑन द मोरालिटी एंड डील विद द धर्म। जब ये हो जाएगा, जब हम ये अटेन करेंगे, then there will be many other issues. So there will be the entry of Abhidhamma Pitak, that is philosophy and metaphysics. क्या है? That is discourses on ethics, psychology,
थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स, तो फिर हर चीज़ पर ही डिस्कशन शुरू हो जाएगी, एथिक्स पर बात शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर बात शुरू हो जाएगी साइकोलॉजी पर, क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज योर सेल्फ आई नीड टू मेंटेन दैट रैपर with you. For that I have to understand first my psychology, then your psychology. Unless until we are able to understand the psychology of the other one, we can not communicate what we want to communicate. मैं जो आपको एहसास कराना चाहता हूँ या जो आपको कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ वो शायद संभव ना हो पाए। ओके, सो एथिक्स पर बातें हैं, साइकोलॉजी पर बातें हैं, नॉलेज की थ्योरीज हैं, अलग अलग ज्ञान के अलग अलग टेक्स्ट दिए हैं सब ने